नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में अपने जापानी समकक्ष योशिहिदे सुगा से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता की पहली व्यक्तिगत बैठक से एक दिन पहले भी हुई थी। भारत और जापान संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोर के सहयोगी है। बैठक के बाद ट्विटर पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उनकी सुगा के साथ एक उत्कृष्ट बैठक हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने कई विषयों पर चर्चा भी की, जो भारत और जापान के बीच संबंधों को बढ़ावा देंगे। हालांकि पीएम मोदी और सुगा के बीच बैठक का एक प्रमुख आकर्षण मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना भी था। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि पीएम मोदी और पीएम सुगा ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ दिलीप गोहिल, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भाजपा की ओर से शैलेश परमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। शैलेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्या कहोगे? पीएम मोदी और पीएम सुगा ने जो बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अपने प्रयासों में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, क्या लगता है बुलेट ट्रेन कब तक मिलेगी? शैलेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे, शायद आपने अपना आवाज म्यूट कर रखा है। मैं बहुत खुश हूँ कि पहले तो आपने जल्पा जी, आप और आपकी चैनल के न्यूज़ ने इस बारे में डिबेट की है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी मिलेंगे और आज कमला हैरिस हमारे भी प्रधानमंत्री है उससे भी मिले हैं और जापान से भी मिले हैं। मगर उससे तय ये होगा कि सिर्फ बुलेट ट्रेन की बात नहीं है, जो भारत का डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। कमला हैरिस ने हमारे जो वैक्सीनेशन अभियान था उसकी भी प्रशंसा की है कि भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबसे अच्छा था। ये जो हमारी बुलेट ट्रेन की बात है वो यहाँ से अहमदाबाद से चलकर वापी तक की जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापी के आगे महाराष्ट्र की बॉर्डर शुरू होती है, जो महाराष्ट्र की बॉर्डर शुरू होती है वहाँ जाके लैंड रिक्वेजेशन का जो प्रॉब्लम है वो शुरू होता है। अब महाराष्ट्र सरकार कैसे इस योजना को लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, वो उनकी मर्जी की बात है। मगर ये जो योजना है बुलेट ट्रेन की वो पूरे भारत के लिए अच्छी है और पूरे भारत देश के सभी स्टेट को प्रभावित करने वाली ये योजना है। और देखिए, ये अभी मीडिया में देखिए, कहीं भी देखिए तो अभी चाइना भी ये जो क्वाड सम्मेलन है कोई क्वाड सम्मेलन के ऊपर नजर रख रहा है, क्योंकि चाइना को पता है, चाइना ने अभी अफगानिस्तान को भी उसको भी साथ लेने की बात की है। अफगानिस्तान की तरफ भी उसकी निगरानी है और पाकिस्तान की तरफ भी उसकी निगरानी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जो दरियाई मार्ग है वहां से ऑयल आता है और जो क्रूड आता है वो चाइना को दरियाई मार्ग से लेना है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखनी पड़ती है, जैसे भी स्टेट हो। मगर सब लोग जानते हैं, अमेरिका भी जानता है, जापान भी जानता है, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है, सभी लोग जानते हैं कि चाइना अब विश्व गुरु बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। मगर उसकी जो कूटनीति है वो भी सबके सामने आ गई है। वो स्वार्थ के बिना किसी के साथ रिलेशन भी नहीं रखते। मगर ये जो अहमदाबाद मुंबई की जो बुलेट ट्रेन है वो जल्द से जल्द पूरी भी होगी और वापी तक की जो सब काम है वो पूरा भी हो गया है। अब महाराष्ट्र की सरकार भी अच्छी तरह काम करेगी, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। जी दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। बुलेट ट्रेन की अगर बात करें, क्या लगता है कितनी आवश्यकता है बुलेट ट्रेन की? नहीं, अच्छी बात है। बुलेट ट्रेन का तो बिल्कुल जरूर है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच इतना ट्रैफिक रहता है, जो आता जाता है ट्रेन से उसको पता है, टिकट मिलना मुश्किल होता है। बहुत बड़ा ट्रैफिक दोनों शहर के बीच है, पूरे गुजरात और मुंबई के बीच है। सौराष्ट्र से भी मुंबई जाना है तो आपको अहमदाबाद ट्रेन से अगर आप जा रहे हो तो अहमदाबाद होके जाना होता है, तो ट्रैफिक बहुत बड़ा है और इसके लिए इतनी फास्ट ट्रेन हमें चाहिए। और दूसरी बात ये है, इसका जब डिसाइड हुआ तब कई लोगों ने उसका विरोध भी किया था, वो ये कहकर कि अभी हमें जरूरत है
ज्यादा ट्रेनें हो और जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग ट्रेन नेटवर्क है उसको हम सुधारें और फिर जाके बुलेट ट्रेन की बात करें। वो बिना लॉजिक वाली बात के उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक है भी कि आप पहले ट्रेन को सुधारो फिर बुलेट ट्रेन की तरफ जाओ, लेकिन एक एस्पिरेशन की भी बात होती है। एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसको हम आई कैचिंग कह सकते हैं या तो एक ऐसा प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि जिसकी वजह से एक हमारा एस्पिरेशन बढ़े कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और आगे जाके इस दिशा में हमें जाना है। तो उसका विरोध करने के लिए विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लानी चाहिए। यहाँ कुछ हमें जो शर्तें दी थी जापान ने वो भी हमें सानुकूल थी। इसका कारण यह है कि जापान ये टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, अपने देश में उनका पूरा नेटवर्क बना हुआ है, अब आगे क्या करे, तो दूसरे देशों में ही प्रोजेक्ट लगाना है। तो जापानीज कंपनी जो है जो ये बुलेट ट्रेन चलाती बनाती है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, उनका काम बने तो उनके लिए उन्हें जो लोन देना है बाकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन है उस इस तरह से थी कि भारत को लेना चाहिए और उसलिए हमने वो लिया था। सिर्फ ये बुलेट ट्रेन है और अमीरों के लिए है ऐसा विरोध करना ये मुझे कभी सही नहीं लगा। करना चाहिए ऐसा प्रोजेक्ट। वो बात वो जो ओरिजिनल लॉजिक था कि आप सभी के लिए ट्रेन सुधारो, छोटे छोटे गांव तक ट्रेन ले जाओ, गरीब लोगों को भी आने जाने में सुविधा हो, इस तरह से आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाओ, इनका इनकार नहीं, वो भी हमें करना है, उसमें भी आगे बढ़ाना है। हम इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेन हमें बहुत काफी पॉसिबिलिटीज भी है इंडियन रेलवेज में, कुछ हो भी रहा है कुछ नहीं भी हो रहा है तो कम गति भी है। जो भी है बुलेट ट्रेन को हम अलग से देखें तो ऐसे प्रोजेक्ट लाने चाहिए, करने चाहिए और उसके जो नो हाउ है आज जापानीज कंपनी बना रही है उसके साथ भारत की कंपनी जुड़ी है, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो जो नो हाउ है वो इंडियन कंपनी भी सीखेगी, इंडियन इंजीनियर्स भी सीखेंगे। तो इस दृष्टि से भी हम इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रशांत जी आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या कहा जाए, अगर बुलेट ट्रेन की हम बात करें तो माना यह भी जा रहा है कि ये बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है वो जो ये पुरानी भारतीय रेल है उसमें एक रिवॉल्यूशन लेकर आएगा। डेफिनेटली, क्योंकि आज तक हमने जो हमारी रेलवे इंडियन रेलवे जिस तरीके से जिस टेक्नोलॉजी से काम कर रही है आज की तारीख में भी वो एग्जिस्टिंग ट्रेन में हमें बहुत सारी तकलीफें, जैसे हमारी ट्रेन में कहाँ वाईफाई कहाँ है, अब टेक्नोलॉजी दो चीज होती है, एक आप रूटीन प्रोसेस से सरकार चलाओ, दूसरी बात है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ नया लाओ। जिस तरीके से हम लोगों को फैसिलिटी देना शुरू कर रहे हैं और ये एक समय की मांग होती है कि हर एक 5-10 साल में जैसे एक जनरेशन जो बदलती है तो नई जनरेशन आपसे कुछ नया और कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करेगी। आज की तारीख में आप देखो तो हमारी जनरेशन में 100 में से कम 40 बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए जाते हैं, फॉरेन जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां का कल्चर देख के वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम हमारे देश को कहाँ रखना चाहते हैं उसके कंपेयर करके हम अगर महासत्ता की बात कर रहे हैं, हम यूएस, कनाडा और जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो हमको उसके साथ ताल से ताल मिलाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा और उसके लिए हमारे देश में ऐसी कुछ चीजें आवश्यक होती है। तो अच्छी बात है ऐसी बुलेट ट्रेन भी आए, अभी तो मतलब प्राइवेट चार्टर प्लेन भी रेंटेड शुरू हो जाए, हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये आने से टेक्नोलॉजी इसलिए बढ़ेगी जिस तरीके से दिलीप भाई ने बताया कि इसमें दो चीज है, एक तो हमारी मतलब मेक इन इंडिया कंसेप्ट को बहुत ही अच्छा बूस्ट किया गया और ये पूरे प्रोजेक्ट जो 508 किलोमीटर है, भले हम कोलैबोरेशन जापान के साथ है क्योंकि टेक्नोलॉजी जापान से आ रही है बट इसका इम्प्लीमेंटेशन 100% इंडियन कंपनी एलएनटी बना रही है। तो मेक इन इंडिया के अंडर और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसको टीओटी बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से राफेल ने बनाया है फ्रांस ने, डसॉल्ट एविएशन ने, लेकिन वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एचएएल से आएगा या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से आएगा बाद में। उसी तरह आज ये टेक्नोलॉजी जापान की कंपनी जीका बना रही है, जीका फंडिंग है और जीका से आ रही है, आगे जाके इंडियन कोई कंपनी को इसके अंदर बूस्ट मिलेगा या तो एक नया एसपीवी फॉर्म होगा और वो टेक्नोलॉजी पूरा ट्रांसफर होगा। दूसरी आगे जाके बुलेट ट्रेन नहीं तो कोई और मेट्रो भी ले सकते हैं, मोनो ट्रेन, ऐसी टेक्नोलॉजी में ये सब कुछ काम आएगा। ये पूरे प्रोजेक्ट में एक तो चीज बहुत अच्छी हो रही है, एक जिसका ये जमीन संपादन जो हो उसमें 90% जमीन संपादन हमारा गुजरात का खत्म हो चुका है। ये पूरे 508 किलोमीटर की जो बुलेट ट्रेन का रूट है उसमें करीबन 360 किलोमीटर गुजरात का पार्ट है, 150 किलोमीटर महाराष्ट्र का पार्ट है।
150 में से 5 किलोमीटर भी दादरा नगर हवेली का है। तो 350 में से ऑलमोस्ट 95% का जमीन संपादन गुजरात की ओर से हो चुका है। मतलब गुजरात के किसानों ने इसको किया है, इसको सामने से जाके। और उससे भी अच्छी बात कि जिस किसानों ने उनकी जमीन यहाँ ये प्रोजेक्ट के लिए दिया है, उनको मुआवजा भी दिया है, मुआवजा के साथ एम्प्लॉयमेंट भी दिया है, रेम्यूनरेशन कंपेंसेशन नहीं दिया, उसके साथ काफी सारी चीज दी। तो ये इससे एक बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा लोगों को भी, और गवर्नमेंट के साथ लोग जाएंगे। आज तक क्या होता था, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट डालने को सोच रही है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कोई गांव में कुछ आ रहा है तो गांव में जमीन जा रही है, गांव से ये उठ जाएगा वो उठ जाएगा, तो विरोध ज्यादा होता है। ये चीज अगर सक्सेसफुल हो तो लोगों का एक मोटिवेशन बढ़ेगा कि सरकार को एम्पैनल किया, इनेबल किया जाए, ऐसे प्रोजेक्ट लाने के लिए मोटिवेट किया जाए। तो ये जनता और सरकार के बीच में भी कोलैबोरेशन का बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। बुलेट ट्रेन की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रशांत जी ने भी बताया कि मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है उसको भी इससे एक नई वो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ही जो है निर्माण भी होगा। क्या लगता है कितना एम्प्लॉयमेंट में फायदा होगा? क्योंकि सिर्फ अहमदाबाद मुंबई की बात नहीं है, लेकिन वाराणसी की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, कई जगह पे ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वो डालने की बात भी सामने आई थी। लगता है शैलेश जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। दिलीप जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर सिर्फ अहमदाबाद मुंबई की हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वाराणसी तक ये पहुंचाने की बात हुई थी, दिल्ली की बात करें, ऐसे कई जगह पर कहीं ना कहीं बुलेट ट्रेन की बात हुई थी। अगर ये शायद समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर ये सक्सेस रहा बुलेट ट्रेन तो कितना फायदा होगा? हाँ, वो सक्सेस कैसा रहेगा वो देख, कुछ ऐसी भी बात है कि कितनी टिकट रखी जाएगी, कितना ट्रैफिक मिलेगा, पूरे दिन में कितनी ट्रेन चलेगी, ये सब इसका काफी कुछ गणित है। लेकिन वो एक्चुअली जब होगा तब हम पता चलेगा। अब ये हुआ है कि इस बीच में जिसे हम हवाई यात्रा कहते हैं, बाय प्लेन आना जाना, वो भी कंपटीशन जब बढ़ती है तो वहाँ बहुत सस्ते दामों में आप मुंबई तक जा सकते हो, तो वो कंपटीशन रहेगा। लेकिन कम से कम अहमदाबाद और बम्बई के बीच इतना बड़ा ट्रैफिक है तो मुझे लगता है बुलेट ट्रेन का ट्रैफिक तो मिलता रहेगा। लेकिन आप कितनी टिकट रखोगे, क्योंकि देखो एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है, बड़ौदा से आपको मिल जाएगा और अहमदाबाद से बड़ौदा का है। अभी आप बसें देखें कितनी लेटेस्ट हो गई है, लग्जरी बसें। अब उनकी भी अभी वो 1000 से 1500 रुपये में आपको बम्बई ले जाती है, तो काफी महीने में वो भी आपको ठीक पड़ता है। तो वो कंपटीशन भी बढ़ेगी, लग्जरी बसेस, फुल्ली एसी और एक्सप्रेस वे से आपको जाना है तो उसका टाइम भी कम हो जाएगा। बाय प्लेन भी आप जा सकते हो, उसकी टिकट कम हो रही है। तो ये वायबल होगा नहीं पूरा प्रोजेक्ट, उस पर सवाल जरूर है। लेकिन आप देखे थे कि जब एक्चुअली होगा तो क्या होगा। इसका एक्सपेंशन पुणे तक होना है, वो ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है, और आगे जाके मुझे लगता है वाराणसी भी जा सकता है या तो फिर दिल्ली हो सकता है, दिल्ली को भी प्रायोरिटी मिल सकती है। कभी ना कभी हमारा बहुत बड़ा देश है, बड़ी ज्यादा हमारी बस्ती है, तो ट्रेन हमें स्पीडी चाहिए। विमान से हम कितने लोगों को आना जाना मुमकिन कर पाएंगे, तो बुलेट ट्रेन की तो जरूरत पड़ेगी, तो उसको वायबल बनाना पड़ेगा। अभी कहना मुश्किल है कितना वायबल बनेगा, उसकी टिकट कितनी रखी जाएगी, और कितने, अगर आप समझो 2500 रुपया रखा आपने, तो 2500 रुपया रखने से एक तो आपको कितने पैसेंजर मिलेंगे वो देखना है। ऐसा हो 2500 की वजह से पैसेंजर कम हो जाए, अगर पैसेंजर कम हो गए तो फिर आपको वायबल नहीं बनेगा। दूसरी बात यह है कि 2500 में समझो मानो आपको मिल भी गए, तो पूरे दिन में आप कितनी ट्रेन चला पाओगे और कितने पैसेंजर मिलेंगे। काफी कुछ ऐसी बातें हैं, काफी कुछ उसका अंदाजा लगाया भी गया है। एक्चुअल में क्या होगा वो जब बनेगी तब पता चलेगा। अभी लग रहा है थोड़ा सा डिले होगा, 2023 में वो कंप्लीट नहीं होगा, अगले 2 साल में होना था, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे प्रशांत ने बताया और शैलेश ने भी कहा, गुजरात में 97% लैंड एक्विजिशन हो गया, उसमें से 90% हैंडओवर भी हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ 27% हुआ। जी बिल्कुल। तो वहां थोड़ा सा समय लगेगा, और वो जब तक बंबई तक नहीं की तब तक इसका फायदा नहीं बनेगा। अहमदाबाद से वापी बुलेट ट्रेन चलाने का कोई मतलब नहीं है। वापी बुलेट ट्रेन में सिर्फ हम जाएंगे शौक के लिए, एक बार देखने के लिए,
अहमदाबाद और वापी के बीच इतना ट्रैफिक नहीं कि वो वायबल हो। तो जब वो पहुंचेगी बंबई तभी जाके वो वायबल बने, इतना हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर कुछ साल पहले की अगर हम बात कर ले तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो डॉक्टर ग्रेबिल है, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये भी बताया था कि जिस शहरों में बुलेट ट्रेन गुजरी है वहां दूसरे शहरों के मुकाबले जीडीपी जो ग्रोथ है वो 2.7% ज्यादा है। जी जी प्रशांत जी। ऐसा नहीं, हाँ, ये सच में ऐसा बोल रहा है कि जहां पर बुलेट ट्रेन जाती है और इम्प्लीमेंट होती है वहां जीडीपी 2.7% तक कंट्रीब्यूट होता है बुलेट ट्रेन से। तो वो लेवल का उतना रेम्यूनरेशन, उतना वो मिलता है, डेफिनेटली इकोनॉमी इसलिए बूस्ट होगा। वही मैं बताने जा रहा था, जो दिलीप भी बता रहे थे, उसको एक चीज आगे ले जाओ कि फ्लाइट की एक लिमिटेशन होती है, उसमें सिर्फ 180 पैसेंजर होते हैं और फ्लाइट के ही फेयर में, उससे कम फेयर में, फ्लाइट के ही टाइम में अगर आपको ये दो सिटी कनेक्ट होते हैं तो जो कैपेसिटी बढ़ती है। आई एम श्योर कि आपने देख लो तो एक ट्रेन में कितने लोग मुसाफरी करते हैं, तो ये बुलेट ट्रेन में कम से कम एक टाइम पे 1000 से ज्यादा लोग मुसाफरी करके मुंबई जाते हैं, तो इकोनॉमी बढ़ने वाला है, तो जीडीपी का पार्ट बनता है। इसीलिए ये बुलेट ट्रेन ऐसी एक है, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि विजन ऐसा ही होगा, जो अभी शायद विजन डिस्क्लोज नहीं किया होगा। जिस तरीके से दिलीप भाई ने बताया, ये आगे पुणे जाएगी या वाराणसी जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे बॉर्डर टू बॉर्डर, मुंबई से लेके गुजरात से लेके बॉर्डर टू बॉर्डर पूरा कंट्री ये बुलेट ट्रेन घूमेगा। कल ये विजन हो सकता है, और शायद 2024 अगर ये पायलट प्रोजेक्ट है अहमदाबाद मुंबई के लिए, तो 24 की लोकसभा के इलेक्शन में अनाउंस हो जाएगा कि ये बुलेट ट्रेन एक्सटेंड, क्योंकि बुलेट ट्रेन का डेडलाइन 2023 है, 23 है, और उससे पहले हो सकता है कहीं। जिस तरीके से वो वर्क एग्जीक्यूशन चल रहा है, जिस तरीके से जमीन संपादन गुजरात में खत्म हो गया है, मुझे लग रहा है कि 23 से थोड़ा पहले हमको ये मिल जाए। तो अगर ये सक्सेसफुली रन होगा तो डेफिनेटली बॉर्डर टू बॉर्डर पूरा कंट्री घूमेगा यही बुलेट ट्रेन। उस तरीके से ये प्रोजेक्ट को आगे एक्सटेंड किया जाएगा। ये जरूरी इसलिए था कि आज की तारीख में कॉर्पोरेट कल्चर, और मुंबई हमारा जो बहुत बड़ा हब बन चुका है, तो कमर्शियल हब है, ये माया नगरी जो बोलते हैं जिसको हम, तो उसमें अहमदाबाद मुंबई का ट्रैवलिंग, वैसे भी अब रूटीन में आप जाओगे तो फ्लाइट में भी रश ज्यादा रहता है। फ्लाइट की टिकट शायद कभी ऐसा भी होगा बुलेट ट्रेन से भी कम हो कभी कभी, लेकिन बुलेट ट्रेन के आने से एक दिन में जिसको फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही है, जिसको फ्लाइट अफोर्डेबल नहीं है, वो इसमें कर सके ऐसा फेयर उनको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी एक्सपेक्टेड 3000 रुपीज है, लेकिन वो कुछ ज्यादा है, उसके ऊपर रीवर्क करना पड़ेगा। बट ये प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल कॉस्टिंग और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जो हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्टिंग 1.1 लाख करोड़ है, हम 88,000 जीका से ले रहे हैं, तो विच इज प्योरली हमारा एक डेट है इंडिया के ऊपर। तो डेट को कैसे जल्द से जल्द रिकवर किया जाए और 50 साल मेंटेन कर, तो वो पूरा कैलकुलेशन और फाइनेंशियल सिचुएशन सेट करके इसका फेयर क्या डिसाइड किया जाएगा। आगे एक्सटेंड करते हैं तो ROI क्या मिलता है, क्योंकि अहमदाबाद बड़ौदा एक मूवमेंट है, कनेक्टिविटी है, और लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसी ट्रेन बढ़नी चाहिए। बट अगर वो आगे जाते तो वो सिटी से मुंबई, वो सिटी से अहमदाबाद, या अहमदाबाद से कलकत्ता की अगर बात करें तो वो पैसेंजर की फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है, ROI आता है नहीं आता है, वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट यस, ऐसे एक तो यूनिक प्रोजेक्ट हर एक साल में ऐसा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसा कमिट किया है कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको देंगे, कुछ ना कुछ और लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो ये सब चीजें उनको लानी भी पड़ेगी, उनकी पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी ऐसे कुछ ना कुछ नया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली चीज लेके आना पड़ेगा। चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? अगर हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, चलो बजट भी फिक्स है, जापान की ओर से जो हमें सहायता मिलने जा रही थी वो भी पहले से ही डिसाइड है, लेकिन क्या लगता है यहाँ पर पहले अहमदाबाद मुंबई के अलावा दूसरे जो राज्यों की हम बात करें, क्या लगता है बुलेट ट्रेन कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगी? उसको तो समय लगेगा। अभी ये बुलेट ट्रेन भी 2023 में तो कंप्लीट नहीं होने वाली, वो पक्का हो गया है, वो लेट ही होगा। और गुजरात का जो है पूरा, उसमें वो चलने लगेगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने बताया, अहमदाबाद से वापी के बीच बुलेट ट्रेन चलाना, इसका कोई मतलब नहीं, उसमें से आपको ये वायबल नहीं बनेगा। चलने लगेगी क्योंकि वो दिखाना है लोगों को कि हमने बुलेट ट्रेन बना दिया, इसलिए वो चलेगी जरूर,
लेकिन अहमदाबाद और बंबई के बीच ही इसका मतलब है। अहमदाबाद वापी जाने के, अहमदाबाद से बड़ौदा जाने के लिए बुलेट ट्रेन काम की नहीं है, बड़ौदा से सूरत जाने के लिए बुलेट ट्रेन काम की नहीं है। बंबई से अहमदाबाद ही उसका डेस्टिनेशन है। और बंबई जैसे अहमदाबाद और बंबई के बीच ट्रैफिक है, उसी तरह बंबई से पुणे के बीच बड़ा वो ट्रैफिक है, इसलिए उनको पहले वहां एक्सटेंड किया जाएगा। और यहाँ ऊपर में हम जाए तो दिल्ली के साथ या तो राजस्थान होके जयपुर अजमेर होके जाएगी, जहां हमें ट्रैफिक मिले। और दिल्ली से चंडीगढ़ में भी बहुत ट्रैफिक रहता है, अमृतसर तक आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि अमृतसर बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। तो इस तरह से वो चलेगी ट्रेन कि जहां आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। और मुझे लगता है टाइम लगेगा, पहले ये देखना होगा। महाराष्ट्र में जब तक सरकार नहीं बदलती तो तब तक मुझे नहीं लगता ये बात बनेगी। अभी एक न्यूज देखा था मैंने, पालघर में कुछ गांव है, पंचायत, उन्होंने ये वो डिसाइड किया है कि हम अपना लैंड दे देंगे। तो 31 विलेजेस ने डिसाइड किया है कि हम देंगे, लेकिन 10 विलेज ऐसे भी है, 10 गांव के लोग, उन्होंने अभी किया है। मानो पालघर में हो जाएगा, लेकिन उसके आगे विरार तक जाना है, विरार से फिर पूरा अंडरग्राउंड जाना है। वो जो अंडरग्राउंड जाना है वो टेक्निकली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। वो पूरा वसई की खाड़ी जिसे बोलते हैं, उसके अंदर जाके बंबई तक जाना है, पूरा अंडरग्राउंड है, उसमें टाइम भी लगेगा। और उसके लिए आपको वो जमीन एक्वायर करने की जरूरत नहीं अंडरग्राउंड जो है, लेकिन उसका जो कनेक्ट करना है वो तो आपको करना पड़ेगा। अगर बिना कनेक्शन करने का मतलब नहीं। और महाराष्ट्र सरकार वो अंडरग्राउंड जो काम है उसका भी आपको ओके देना पड़ेगा। तो ये काफी ऐसी बातें हैं जो अभी महाराष्ट्र में सरकार क्या सोच रही है उस पर निर्भर बना हुआ है पूरा। तो वो जब डिसाइड होगा तब जाके बनेगा। और जब तक बंबई तक कनेक्शन नहीं है तब तक इसका मतलब नहीं है। वापी तक हम जरूर चलाएंगे अपनी ट्रेन, लेकिन उससे कोई अपना एक अंदाजा नहीं आएगा कि हमें ये कितना वायबल बनता है। अभी ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा डिले हो रहा है। मैं मानता हूँ कम से कम 2-3 साल तो डिले होगा। बाद अगर महाराष्ट्र में नई सरकार आई और उन्होंने ओके किया तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है। चाहूंगी, कहा यह भी जा रहा है कि बुलेट ट्रेन आएगी तो ये जो ट्रेडिशनल रेल है या रोड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर ले, उसमें जो वक्त लगता है उसमें कहीं ना कहीं 70% जो वक्त है वो बच जाएगा। यानी क्या लगता है आगे इससे कितना फायदा होगा, क्योंकि समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी शैलेश जी। मुझे हाँ जी शैलेश जी, आपसे जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पहले ही बुलेट ट्रेन जल्दी से जल्दी चालू हो उसकी तरफ ही देख रहे हैं। और आज जापान और भारत दोनों ने आज बात भी की है, तो बुलेट ट्रेन की भी बात की है और जो लैंड एक्वायरमेंट है वो उसकी भी बात की है। महाराष्ट्र सरकार भी डेवलपमेंट की तरफ देखेगी, मुझे पूरा विश्वास है। कोई भी कांग्रेस की सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, ये गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। मगर जो ड्रीम प्रोजेक्ट आते हैं, जो 5 घंटों में अहमदाबाद से बम्बई पहुंचा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्लेन से अच्छा है। प्लेन कम समय ले रहा है, मगर बोर्डिंग करना, वहां से जाना, बोर्डिंग के लिए 1 घंटा पहले जाना, उससे जहां एयरपोर्ट है वहां उतरना, वहां से निकलने में भी प्रॉब्लम, ये सभी टाइम आप देखें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए जो बुलेट ट्रेन है उससे वो वापी भी खड़ी रहेगी और बड़ौदा, अभी पालघर, ये सब जगह जो है, वापी, बड़ौदा, सूरत, सभी जगह पे जो हम अहमदाबाद और मुंबई दोनों जो इकोनॉमिकल जुड़े हैं और इंडस्ट्रियल से वजह से भी जुड़े हैं, इसीलिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जापान की सरकार और कंपनियां यहाँ काम कर रही है। हमारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे अहमदाबाद का रिवर फ्रंट जब बन रहा था तो लोग बोल रहे थे ये यहाँ तो सर्कस उतर रहा था, जो साबरमती रिवर है वहां पे। तो ये रिवर फ्रंट में अभी देखा जाए तो अहमदाबाद में जो अलग से एक रोड भी उत्पन्न हुआ है, अलग से एक रोड नरेंद्र भाई की ये ड्रीम प्रोजेक्ट की वजह से मिला है। वैसे ही ये जो बुलेट ट्रेन है वो जब चलने लगेगी, जब
सबसे अच्छा वो काम करेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जाना और जल्दी से वापस आना, ये बात हो, एक दिन में बम्बई जाके बम्बई से काम करके वापिस आ जाना और दिल्ली जाना, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। मगर ये जो बुलेट ट्रेन है वो सेफ भी है। जो हवाई मुसाफरी है, हवाई जो प्रवास है, वो इतना सेफ नहीं है जितना ये बुलेट ट्रेन का सफर जो है वो सेफ है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये बुलेट ट्रेन की वजह से कहीं रोजगारी भी उत्पन्न होगी। ये पर्दे के पीछे भी इतनी रोजगारी होगी और जो छोटे छोटे लोग हैं उसको भी रोजगारी मिलेगी। ये एम्प्लॉयमेंट भी 2-3 हजार लोगों को अहमदाबाद से लेके बम्बई तक 2-3 हजार लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा और उसकी वजह से कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और ये रोजगारी का जो विकल्प है वो भी एक बुलेट ट्रेन है। और बुलेट ट्रेन आएगी तो दूसरी जो ट्रेनें हैं वो भी अच्छी बनेगी कि बुलेट ट्रेन के साथ चलने की कुछ कोशिश करेगी और बुलेट ट्रेन के जैसी सुविधाएं देने की कोशिश करेगी। ऐसे जो नहीं बोलते थे कि प्राइवेट बसेस से बहुत अच्छा काम करती है, तो एसटी की बस भी प्राइवेट की तरह स्लीपिंग कोच और ये सब सुविधाएं और अच्छे अच्छे बस स्टैंड बनाती है, वैसे ही बुलेट ट्रेन आएगी तो दूसरी जो ट्रेन है वो भी अच्छी चलने लगेगी और उसकी जो रफ्तार है वो भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर मैं ये देखता हूँ अभी की समय में कि जापान और इंडिया मिलते हैं तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात होती है। सभी मैं जलपा जी अभी दोपहर की भी आपकी डिबेट में देख रहा था, तो उसमें भी कल की डिबेट जो परिमल त्रिवेदी थे उसमें भी आपने बहुत अच्छी बात की कि जो डेवलपमेंट की तरह बढ़ने वाले देश है 4 देश वही मिल रहे हैं और कई कंपनियों के सीईओ को मिल रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि भारत को, इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है। ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम दिखाता है। और जो दूसरे प्रोजेक्ट आएंगे उसमें हमें चाइना के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वो चाइना के ऊपर निर्भर न रहना पड़े और टेक्नोलॉजी में जो भी है वो उसके सीईओ और अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। और मैंने ये भी देखा है कि अमेरिका में जितनी भी आईटी कंपनियां हैं और मैकेनिकल कंपनियां हैं तो उसमें जो सीईओ है वो भारतीय मूल के ही है करीब ज्यादातर, तो उसका भी हमें फायदा लेना चाहिए, उसका भी बेनिफिट हमें कैसे मिले, वो एडवांटेज उसका भी कैसे मिले वो भी सोचना चाहिए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री उस तरह ही सोचते हैं जैसे कृषि से भी रोजगारी मिले, जैसे यहाँ के लोकल जो हैं प्रोडक्ट उससे भी रोजगारी मिले। और चाइना और दूसरे देश जो इजराइल है वो देश कैसे काम कर रहे हैं, उसके कंपनियां कैसे काम कर रही है, उस कंपनियों के सीईओ से मिलके यहाँ भी अच्छी बुलेट ट्रेन हो और सभी जगह सभी तरह की डेवलपमेंट की बात हो वो करने के लिए नरेंद्र भाई अभी जो उसका जो अमेरिका का दौरा है उसके बाद सब अच्छा होगा, वो भी मुझे पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल। प्रसन्न जी आपकी और आना चाहूंगी, ये भी खबर आई थी कि बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है वो हरित होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है उसमें बुलेट ट्रेन जो है वो पर्यावरण के जो ट्रैक है उससे होकर गुजरेगी, क्या लगता है? वो ऑलरेडी एक ऑपोजिशन था क्योंकि जिस तरीके से जमीन संपादन जो हो रहा है वो प्योर खेत से हो रहा है, रोड से नहीं हो रहा है। और खेतों में से जो अगर निकालनी है उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया खड़ा करने का है। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर या उसके बाजू में थोड़ा डाइवर्जन भी बहुत सारा आता है। और ऑपोजिशन भी हुआ था कि पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान भी कर रहा है और ये नुकसान को कैसे भरपाई किया जाए, मतलब उतना जो ग्रीनरी जा रहा है या जो ट्रीज प्लांटेशन, एक तरफ हम ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ट्री प्लांटेशन सब कुछ डैमेज हो रहा है, तो उसको उतने इक्वल मात्रा में कहीं और लगाया जाए और कहीं और ऐसा सिटी खड़ा किया जाए, पूरा इको ग्रीन सिटी बनाया जाए, ऐसा कुछ भी मतलब शायद कहीं ना कहीं प्लान होगा। तो इसीलिए ये जमीन संपादन में थोड़ा डिले हुआ, जो एक्सपेक्टेड था 2019 में एग्जीक्यूशन आफ्टर अनाउंसमेंट, वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर पाया। फिर आरएफपी स्टेज, सबसे पहले डीपीआर बनना, डीपीआर के हिसाब से टेंडरिंग करना और ये मेक इन इंडिया वाली जो बात, इक्विवेलेंट कंपनी यहाँ से मिलना, ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एलएनटी की कंपनी की, टाटा प्रोजेक्ट जैसी कंपनी है। बाकी अगर और कुछ होता तो लोकल या डोमेस्टिक लेवल पे अपने को ऐसी अच्छी कंपनी नहीं मिलती। आज 25,000 करोड़ के स्लैब 4, इसमें आप देखो तो टोटल 12 स्टॉप है और C1 से लेके C12 स्टॉपेज के हिसाब से पैकेज बनाया गया है और वो पैकेज के हिसाब से टेंडरिंग होता है और वो टेंडर में मेक इन इंडिया को थोड़ा रेफरेंस दिया जाता है, जिसको MPA कुछ बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली
ये भी काम चल रहा है, लेकिन जो पर्यावरण को नुकसान हो उसका हम कैसे भरपाई करते हैं या उसको क्या कहीं एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें हमको काफी सारे ट्रीज, काफी सारे गोदाम, काफी सारे खेत खलियान, बहुत सारी चीजों को इसको ब्रेक करना पड़ेगा इसके हिसाब से। और वही शायद मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र में इसके हिसाब से भी अटका हुआ है। मुआवजा एक सेकेंडरी थिंग है, बट ये सब चीज कोई लोग ऐसे भी है जो अपने खेत मतलब अपने आप को किसान ही रखना चाहता है, इसके देने से काफी सारी चीजें क्या होता है कि किसान मिट जाता है। आज मेरी जो भी लैंड है वो मैं दे देता हूँ, मैं किसान मिट जाता हूँ। तो किसान मिट जाना और पूरी लाइफ क्या करना, वो काफी लोग इसमें रेडी नहीं हो रहे, खास करके महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में आप देखो तो वापी बॉर्डर क्रॉस करके महाराष्ट्र इंटर होता है, मतलब गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है, गन्ने की और कोई और जो, तो वो लोग इसमें एग्री नहीं हो रहे, इसीलिए जमीन संपादन वहां पर ओनली 27% हुआ है। बल्कि हमारे यहाँ देखो तो मल्टीपल रूट्स, लेकिन काफी सारे रूट्स क्लियर भी थे, ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ सिर्फ खेत जा रहा है, वो रोड भी जा रहा है, रास्ता भी जा रहा है। तो जमीन संपादन का जो ट्रैक है वो हमारे यहाँ थोड़ा क्लियर था, इसलिए जल्दी हो गया है। और किसानों को भी थैंक यू। सिर्फ वापी के बाद एक दो बॉर्डर को छोड़ के गुजरात में उतना विरोध नहीं था जितना महाराष्ट्र में 150 किलोमीटर में हो रहा है। अब अगर ये अहमदाबाद से निकलता है रूट तो वापी तक बहुत अच्छा मतलब क्लैरिटी वाला रूट है, जहाँ किसानों ने एग्रीमेंट किया हुआ है। ये सब अच्छी बात है। जल्द से जल्द हम रिक्वेस्ट करेंगे ये प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट भी किया जाए, सैंपल देखने के लिए नहीं, बट एक रिक्वायरमेंट जैसा मान सकते हैं। आज की तारीख में आप देख लो तो नेचुरल जैसे आप यहाँ से मुंबई की कोई भी रेलवे का टिकट बुक करो तो 100% आपको कंफर्म नहीं मिलेगी, वेटिंग भी मिलेगा, किसी को भी कंफर्म नहीं मिलता है एक्सेप्ट वो डबल डेकर ट्रेन जो शुरू की थी सुबह 6 बजे, उससे आपको एक रिजर्वेशन मिलता है, बाकी रिजर्वेशन नहीं मिलता है कहीं भी। तो ये इससे थोड़ा वो बढ़ेगा, क्योंकि कुछ लोग डिवाइड हो जाएंगे, कुछ लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, जो बुलेट में जाएंगे, जो ट्रेन में जाएंगे। यहाँ जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ट्रेन मिलेगी, नॉर्मल ट्रेन मिलेगी, भले बुलेट ट्रेन नहीं मिलेगी। तो इससे थोड़ा एक्सप्लोरेशन भी होगा और कैसे बढ़ाया जाए, ऐसी दूसरी ट्रेन इंडिया में कैसे उपलब्ध हो वो सब भी देखना पड़ेगा। और ऐसी और कौन सी टेक्नोलॉजी आ सकती है, ये तो होगी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरी सरकार से वो भी रिक्वेस्ट है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे ला सकते हो ताकि इकोसिस्टम बड़ी हो। तो हाईवे के टेक्नोलॉजी, हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जाए। बुलेट ट्रेन से आई एम श्योर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल में आएगा। भले हम एक तरफ इको ग्रीन में जा रहे हैं, एक तरफ ये अपना इसको डैमेज कर रहे हैं, बट पॉल्यूशन कम होगा ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसी तरह कम पॉल्यूशन, क्योंकि आप देखो तो मोदी साहब की यूएन में बात हो रही है, एक आतंकवाद पे बोल रहे हैं और दूसरा पॉल्यूशन पे बोल रहे हैं, प्लास्टिक पे बोल रहे हैं। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी लाके वो हमें अगले टाइम में ये भी देखना। जी दिलीप जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। सवाल मेरा उसी मुद्दे पर रहेगा कि जिस तरीके से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को हरित बनाने की बात की है, यानी पर्यावरण से होके इसका जो ट्रैक है वो गुजरेगा, और इसके स्टेशनों की डिजाइन की अगर बात करें या निर्माण की बात करें तो कहीं ना कहीं पर्यावरण और जो अक्षय ऊर्जा है उसके जो स्रोत है उसका ध्यान रखा जाएगा। क्या लगता है? वो सभी सरकारी बातें, वो अच्छी अच्छी बातें ऐसे कहते हैं, तो पर्यावरण को तो नुकसान होने ही वाला है, लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट तो करना पड़ेगा। बिना नुकसान करे तो प्रोजेक्ट होने वाला नहीं, तो हमें तो बैलेंस करना ही है, इसलिए कर ले। तो बाकी जो वो डिटेल देते हैं वो तो सरकारी प्रोजेक्ट में ऐसी डिटेल दी ही जाती है, हम इतने पेड़ लगाएंगे, एक काटेंगे तो 10 लगाएंगे, हम देखते हैं कि क्या हालत होती है। तो उसका मैं तो उस बातों में वो ज्यादा भरोसा नहीं करता, वो सरकारी आंकड़े होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जो नुकसान होना ही है, पर्यावरण को नुकसान तो होता ही नहीं है। हम जितनी आदमी शौकीन हो जाता है, लग्जरियस करता जाता है, अपने ट्रैवल को स्पीड से करता जाता है, पर्यावरण को नुकसान तो करते ही, उसका भरपाई नहीं कर पाए। अभी आप देखो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, किस तरह से बारिश का पूरा पैटर्न चेंज दिखाई रहा है हमें अभी तो अपनी नजर के सामने। ये भाद्रपद चल रहा है, भाद्रपद में तो गर्मी होती है, अब देखो बारिश हो रही इतनी ज्यादा। तो ये पर्यावरण का तो नुकसान होने ही वाला है। ये सभी सरकारी चित्र है अच्छा दिखाने का, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, ये प्रोजेक्ट आप ऐसे सोचते रहोगे तो प्रोजेक्ट हो नहीं पाएगा। नर्मदा डैम का भी आप जानते कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, यही मुद्दे पर हुआ था, उससे पर्यावरण का नुकसान हुआ ही है।
लेकिन पानी कहाँ से लाए? हमें चाहिए नर्मदा योजना, हमें करनी जरूरी थी। गुजरात में, उत्तर नॉर्थ में, सौराष्ट्र में इतनी बड़ी नदी नहीं है कि उस पर हम बहुत बड़ा बांध बनाए, तो नर्मदा पे हमें बांध बनाना जरूरी था। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जब भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट बनाए, कोशिश करें कि कम से कम नुकसान हो, दूसरी जगह पेड़ लगाए, दूसरी जगह अच्छा काम करे, सोलर एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़े। ये हमारी अच्छी सोच है, ऐसा करना चाहिए, अच्छा ख्याल है। लेकिन ये सरकारी योजनाओं में ऐसा नहीं होगा, वो तो हम सबको देखना होगा। हम सब पूरे जो सिटीजन है उनको भी सोचना पड़ेगा कि हम जी ये हमें चाहिए। अब इतना, अब सिटी में देखो एसी कितना बढ़ गया था, बिना एसी आप ये लोगों को नहीं रह पाते, साल में 6-6 महीने लोग एसी चलाते, तो हमें नुकसान हो रहा है। हम घर में ठंडी करते, बाहर गर्मी करते, जब हम बाहर जाएंगे तो वो गर्मी हमें भी लगने वाला है। हमारी पूरी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम सुबह से शाम, हम सुबह जैसे खड़े होते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, उसमें चेक करते हैं, वो पर्यावरण को नुकसान ही, उसमें फालतू गिरी होती है, गुड मॉर्निंग होता है, कोई काम की चीज नहीं होती। हम खड़े होते ही पर्यावरण की हानि कर देते हैं, तो इसमें पर्यावरण को तो नुकसान होने ही वाला है। लेकिन सरकार के साथ साथ इसके लिए हम भी जिम्मेवार है, और पर्यावरण को हानि करने के बाद भी हमें बुलेट ट्रेन तो बनानी है। हम इतना करें कि उसको जल्दी से जल्दी हो जाए, डिले होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। अभी 1,10,000 हो गया है, मैं मानता हूँ ये 1.25 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा, डिले होगा 2 या 3 साल का। और उसके बाद अब 2000 में जाना था, अब तो 3000 तक अंदाज लगाना पड़ेगा। 3000 तो टिकट हो ही जाएगा, मुझे लगता है आते आते 5000 की टिकट हो जाएगी। तब 5000 की टिकट कितना काम करिए, सभी सवाल है। ये सभी सवाल को सामने रखते हुए भी हमें ये अभी शुरू किया है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। हम तो हमेशा यही आशा रखती है कि जब भी ये प्रोजेक्ट करो, उसको स्पीड से करो, इस तरह से करो कि कम से कम नुकसान हो, और उसको वायबल बने। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, इसको वायबल भी बनाना होता है। एक आध प्रोजेक्ट आपने कर लिया, ठीक है, दिखावे के लिए, वो भी जरूरी है। हमारा एस्पिरेशन लेवल है, हम कर सकते हैं, हमें नो हाउ लेना है। उसके लिए कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा हमें सरकारी तिजोरी में से पैसे खर्च भी करना पड़े, तो भी करना। इसलिए मैं बुलेट ट्रेन का विरोध नहीं करता, और बुलेट ट्रेन ये महंगी भी पड़ेगी हमें, लेकिन फिर भी करना है। क्योंकि अगर इस बार हमने किया, एक प्रोजेक्ट बना, हम भी सीखेंगे आगे जाके, उसका नेटवर्क हम बड़ा करेंगे, तो फिर हमें फायदा होगा आगे जाके। तो ये सब दृष्टि से देखना चाहिए, और सरकार जो भी कहे उनका बात है, हमें अपनी तरह से ये बात को समझना चाहिए। चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? अगर हम स्टेशन की बात करें बुलेट ट्रेन के, तो कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा की भी बात कही गई थी, वो टेक्नोलॉजी की भी बात कही गई थी कि कहीं ना कहीं वर्षा जल संचयन जो तंत्र है वो भी वहां पर रहेंगे। आधुनिक एक स्टेशन की बात कही गई थी कि क्यों ना बुलेट ट्रेन आ रही है तो ये वाला प्रोजेक्ट भी वहीं पे सेट किया जाए। हाँ दिलपा जी, मैं पहले तो अभी दिलीप भाई बोल रहे थे, तो उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। क्योंकि ये बुलेट ट्रेन हमें चाहिए तो कहीं जो पर्यावरण है उसका भी कुछ छोटा सा नुकसान भी सहन करना पड़ेगा। जो लैंड इक्विजेशन है उसमें भी कुछ सहन करना पड़ेगा। जो कृषि है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा। ये सब है, मगर आखिर सभी लोगों को बुलेट ट्रेन तो चाहिए ही। और आप बोल रहे हैं कि सोलार ऊर्जा भी इतनी ज़रूरी है। और मैं अभी बोला कि जो बुलेट ट्रेन चलेगी तो उसकी वजह से कई प्रोजेक्ट अच्छे चलेंगे, सिर्फ बुलेट ट्रेन की बात नहीं है। ये जो पोल्यूशन है उसमें भी कंट्रोल आएगा। पोल्यूशन में कंट्रोल नहीं आएगा, हमारे प्रशांत भाई ने अच्छी बात की है कि पोल्यूशन कंट्रोल होगा ही, क्यों नहीं होगा। जो पोल्यूशन कंट्रोल की बात भाई गोहिल साहब ने की, दिलीप भाई ने, कि पोल्यूशन तो कम कंट्रोल होगा, नहीं। जैसे हम दूसरे जो वाहन यूज करते हैं, हम दूसरी चीजें यूज करते हैं, ट्रेन है उसमें भी कोयले का यूज होता है, तो कम से कम बुलेट ट्रेन से ये तो तय है कि पोल्यूशन कंट्रोल होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो उसका भी ग्राफ ऊपर आ जाएगा। इसीलिए कि अहमदाबाद और मुंबई दोनों जुड़ जाए और बुलेट ट्रेन से जुड़ेंगे तो दोनों की कनेक्टिविटी ऐसी होगी कि उनसे मुनाफा ही मुनाफा है। क्योंकि इकोनॉमिकल देखा जाए और इंडस्ट्रियल दिशा में भी देखा जाए तो मुंबई और अहमदाबाद मिलेंगे तो पूरे देश का फायदा है। इसीलिए
नरेंद्र भाई मोदी के 2-3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे, उसमें ये नर्मदा सरदार सरोवर नर्मदा डैम वो भी उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये मैंने रिवर फ्रंट कह दिया, वो भी उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो ये जो ड्रीम को जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, उससे भी कई लोगों को रोजगारी मिली है, एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो ये भी एक हेरिटेज प्लेस बन गया है। वहाँ शेड्यूल ट्राइब एरिया था, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था, लैंड की कोई कीमत ही नहीं थी। वहाँ पे उसके क्राइटेरिया जो है उसके वर्तुल में वहाँ पे लैंड की जो प्राइस है वो भी बढ़ गई। ऐसे बुलेट ट्रेन आएगी, वहाँ बुलेट ट्रेन के जो स्टॉप मिलेंगे वहाँ पे उसके आजू बाजू सब प्रकार के बिजनेस भी होंगे, और बुलेट ट्रेन की वजह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्राफ है वो भी ऊपर जाएगा। ये सोच छोटी नहीं है, मगर अभी शुरू होता है, इसीलिए ये लगेगा कि पहले हम सोचते कि हमारे बुजुर्ग ऐसे नहीं थे, हम ऐसे हो गए। तो पहले लाइटें नहीं थी, कुछ बिजली नहीं थी, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए ऐसा था। अब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के दिशा में चलना ही पड़ेगा, हम स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें या ना करें। मगर ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उससे कई लोगों को रोजगारी मिलेगी। सोलर एनर्जी की वजह से भी रोजगारी मिलेगी, सौर ऊर्जा से भी रोजगारी मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो प्रोजेक्ट आता है ना उसका हमें स्वागत ही करना चाहिए। अभी तो ये बहुत लंबी रफ्तार है, अभी बुलेट ट्रेन शुरू होगी, हमारे बाद के लोग जो युवा लोग हैं वो उसका यूज करेंगे, हम भी उसका यूज कर सकेंगे। अभी नरेंद्र भाई ने ठान ली है कि अब तो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी पूरा ही करना है। मगर ये वापी तक हो गया है, बाद में महाराष्ट्र की जो 150 किलोमीटर की जो रफ्तार है उसमें कहीं लैंड इक्विलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी मुझे मालूम है सोल्व हो जाएगा। और ये जो किसान लोग हैं वो किसान लोग अच्छे ही होते हैं, किसान लोग समझते हैं कि हमारी जमीन का कुछ हिस्सा जाए, मगर पूरे भारत के लोगों को कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है। तो वो कहीं जो रोड बने हैं वो किसानों के खेत में ही बने हैं, कहीं जो ट्रेनें चल रही है, अभी नरेंद्र भाई के आने के बाद गुजरात में भी बहुत नई रेल का प्रारंभ हुआ है, वो भी किसानों ने ही अपनी जमीन लैंड दी है। वो भी हम देखते हैं, वो यहाँ भी महाराष्ट्र के किसान हो या गुजरात के किसान हो और कोई स्टेट के किसान हो उसकी लैंड देंगे ही। और ये जो सरकार तय करती है वो प्रोजेक्ट पूरा ही होता है, और आप आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने तय किया है तो वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे ही, उसका मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। और साथ में मैं ये भी कह देता हूँ कि बुलेट ट्रेन है उसमें इतनी सुविधाएं होगी कि और स्टेट जो है वो भी ये बुलेट ट्रेन देखने आएंगे। और कंट्री है जापान के बाद जो दूसरे देश है वो भी ये बुलेट ट्रेन के सामने देखेंगे, और ये भारत में हुआ है ऐसा प्रोजेक्ट हमें भी डालना है, ऐसी बात कहेंगे। मगर ये बुलेट ट्रेन की वजह से समय में टाइम में भी कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। और यहाँ से हम जो ट्रेन में हमारी ट्रेन जो है वेस्टर्न रेलवे वहां से जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। और प्लेन की बात हमने हवाई मुसाफरी की बात की तो बोर्डिंग करने में और जाने में, वहां से निकलने में सुरक्षा की बात होती है, और ये सब टेररिस्ट की बात होती है, उसमें हम फंस जाते हैं। और उसका हमारा टाइम जो है वो बुलेट ट्रेन और हवाई मुसाफरी दोनों में करीबन एक जैसा हो जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और उसका मैं स्वागत करता हूँ। और पूरे देश के लोग, अहमदाबाद और मुंबई से जुड़े इतने ही लोग नहीं है, मगर पूरे देश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और एमपी सभी लोग उसका स्वागत करेंगे, वो भी मुझे पूरा भरोसा है। प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जापान में जो बुलेट ट्रेन चलाने वाली कंपनी है उसकी ने एक रिसर्च में बताया था कि जहां जहां बुलेट जो ट्रेन है उसके स्टेशन है वहां पर उन शहरों की जो सरकार है उनकी रेवेन्यू जो है वो 155% तक बढ़ी है। क्या लगता है सरकार की रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट रहेगी आफ्टर बुलेट ट्रेन? ये जो जीडीपी में का हिस्सा जो बढ़ता है 2.7%, उसका ये पार्ट है कि जिन जिन स्टेशन से ये गुजर रही है, जहाँ पर इसके स्टेशन बनाए गए हैं वहां पर बहुत बड़ी फैसिलिटी, क्योंकि ये स्पेशल फैसिलिटी क्रिएट होगी। और इस प्रोजेक्ट की, बुलेट ट्रेन की प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है, यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में बुलेट ट्रेन जहाँ जहाँ है, जिस स्टेशन पे है वो स्टेशन कौन से सिटी का है, उसका कल्चर क्या है, और उसके कल्चर के हिसाब से उसकी डिजाइन बनाई गई है।
जैसे यहाँ सूरत का इसका स्टेशन वो डायमंड शेप में बनने वाला है, बड़ौदा का जो स्टेशन है वो बड़ौदा के कल्चर के हिसाब से बनने वाला है। तो डिजाइन भी स्टेशन की उस तरीके से बनेगी वो लोकल सिटी को रिप्रेजेंट करता होगा। और वो जहाँ स्टेशन स्टेशन कम बनेंगे, इसमें 12 ही स्टेशन है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, तो 12 स्टेशन है, बट एक स्टेशन इतना महंगा बनने वाला है प्रोजेक्ट के खर्च के हिसाब से, क्योंकि वहाँ बस फैसिलिटीज आएगी। जिस तरीके से आप एयरपोर्ट पे देखते हो तो हर एक गेट पे फैसिलिटीज होती है, उसी तरह यहाँ स्टेशन पे फैसिलिटी होगी और वो जीडीपी का एक पार्ट बने, वो उससे फैसिलिटी के हिसाब से लोगों को पैसे देना पड़ेगा। तो अब एक लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोकल बिजनेस बढ़ेगा, और लोग वहाँ स्टॉल बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे, इससे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। और मोर ओवर वहाँ से दूसरी बात, ये बुलेट को कहीं ना कहीं मेट्रो के साथ कनेक्ट करना है। जैसे अहमदाबाद में मेट्रो आएगी तो मेट्रो से सीधा आप बुलेट में जा सकते हो, उस तरीके से मेट्रो का एक्सटेंशन बढ़ेगा। सूरत में मेट्रो बन रहा है अभी, सूरत का भी मेट्रो बुलेट ट्रेन को कनेक्ट करेगा। बड़ौदा में अभी मेट्रो नहीं है, लेकिन वो मेट्रो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आएगा। तो पूरे देश में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं विजन होगा मेट्रो बुलेट, इसका रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, और रेल को भी थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। और हम जो बोल रहे हैं कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं वैसे देखा जाए तो कलकत्ता में हिंदुस्तान का सबसे पहला मेट्रो प्रोजेक्ट कलकत्ता में अनाउंस हुआ था। जिस तरीके से दिल्ली में मेट्रो शुरू के टाइम पे कभी ये किया गया था, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं परसों ही कलकत्ता जाके आया, मैंने देखा तो वहाँ मेट्रो शुरू प्रोजेक्ट खत्म हुआ, शुरू तो बहुत दूर की बात है, वो प्रोजेक्ट अटक गया है बीच में। तो मेरी हर एक गवर्नमेंट को पूरे देश के हिसाब से देखना है, नहीं उनके लोकल स्टेट के हिसाब से कि कौन से प्रोजेक्ट में कैसे इंटरेस्ट लेना है। हमारे यहाँ की जब नर्मदा आ रही थी तो राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश मतलब और गुजरात 4 स्टेट में जो जाती है, 2 स्टेट में सरकार अलग थी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को वो लोग डिस्टर्बेंस कर रहे थे। तो मैं एज अ पॉलिटिशियन आपको हर चीज को देखना है कि क्या करना है। तो उसी तरह ये स्टेशन अगर वाकई में जीडीपी के ऊपर आ जाता है तो स्टेशन को भी डेवलप करना पड़ेगा। वो लोकल सरकार आएगा, लोकल सिटी, लोकल म्यूनिसिपैलिटी। यहाँ तो ठीक है गुजरात में तो कि एक ही सरकार है हर जगह पर, जो भी आए, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत देख लो या कॉर्पोरेशन देख लो, वो बीजेपी की है। लेकिन जैसे ही वो गुजरात की बॉर्डर क्रॉस करेगा, वो महाराष्ट्र में मल्टीपल सरकार आ जाएगी और विकास आघाड़ी की सरकार आ जाएगी, कहीं शिवसेना है कहीं बीजेपी है। तो वो लोग कैसे उनको मतलब सपोर्ट करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे, वो देखना होगा। लेकिन ओवरऑल ये देश के विकास का एक हिस्सा है। तो सभी गवर्नमेंट, यहाँ अभी बड़े कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और बीजेपी को बोलते हैं कि जहाँ आपकी सरकार नहीं है और स्टेट में आपको किया जाता है विपक्ष, तो आपको भी सपोर्ट करना है। ये पूरे देश के विकास का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। दिलीप जी आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रश्न ये भी उठा है, चलो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की बात इसमें हुई थी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में, लेकिन साथ ही वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, अगर बुलेट ट्रेन की भी बात करें तो कहीं ना कहीं उसका प्रशिक्षण भी उतना ही अहम रखता है। पहले तो बात ये सामने आई थी कि जापान से यहाँ के कुछ लोग हैं उनको पहले ट्रेन किया जाएगा इसके लिए, क्या लगता है प्रशिक्षण? हाँ, वो प्रशिक्षण की बात है, मैं मानता हूँ। उसके लिए पूरा भवन भी बना है बड़ौदा में, शायद वहाँ ट्रेनिंग होगी। और आगे जाके हम यहाँ भी बनाएंगे पूरी सिस्टम, ये भी हो सकता है। तो जब हम पूरी ट्रेन यहाँ बना ले तब जाके आत्मनिर्भर होंगे, अभी तुरंत तो नहीं हो जाएंगे। और हम जाके अफ्रीका के देश में जब ट्रेन लगाएंगे तब कह सकते आत्मनिर्भर हुए। अभी तो ये थोड़ा सा प्रचार वाला मामला है, वो तो टेक्नोलॉजी वहां से, बाकी सिविल वर्क है वो यहाँ हो रहा है, वो तो होता ही है। आपको आरसीसी का स्ट्रक्चर लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन तो पूरी सिस्टम है। लेकिन ठीक है, वो वैसे ही होता है, बाहर से आते ही हम सीखते हैं, फिर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो करते रहेंगे। और फायदा तो होगा इसका, मना ही नहीं। लेकिन अभी वो प्रशांत ने 2 बार कहा, मुझे वो मैंने नहीं पढ़ा है, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा। इसमें उल्टा है, आप है ना, जहाँ डेवलपमेंट होता है ना वहां बुलेट ट्रेन आती है। बुलेट ट्रेन आने से डेवलपमेंट नहीं होता है, वो हमारे समझने में थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, वो सर्वे मैंने नहीं देखा है। लेकिन मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूँ, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, बम्बई ऑलरेडी डेवलपिंग सिटीज है, वो ऑलरेडी सेंटर है बिजनेस के, तेजी से बढ़ रहे। सूरत तो फास्टेस्ट बढ़ रहा है, वो अहमदाबाद से आगे हो जाएगा, हो रहा है और हो ही जाएगा। तो जहाँ डेवलपमेंट होता है वहां लोगों की अवर जवर बढ़ती है, ट्रैफिक चाहिए, इसलिए वहां बुलेट ट्रेन आती है। बुलेट ट्रेन आती है इसलिए डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो सर्वे में कुछ अलग तरीके से कहा गया। जी
सेवा और व्यापार को कितना कितना बेनिफिट रहेगा बुलेट ट्रेन से, क्या लगता है? पहले ही कहा कि पहला बेनिफिट है, इसमें कोई इसका मना नहीं कर रहे, और ये प्रोजेक्ट होना भी चाहिए। जब सबने कहा था कि पहले ट्रेन सुधारो, इसको मत करो, तब भी मैंने कहा था कि भाई ऐसा नहीं है, बुलेट करना चाहिए और करना पड़ेगा। तो ये मुद्दा अलग ही है, करना ही चाहिए जी। लेकिन फिर उसमें क्या प्रचार में क्या होता है, फिर थोड़ा सा ज्यादा उत्साह में आ जाते हैं, तो ट्रेन आ गई, जीडीपी, ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट होता है, इसलिए ट्रेन लानी पड़ती। इतना ट्रैफिक है अहमदाबाद के बॉम्बे के बीच के, आपको बुलेट ट्रेन लानी पड़ेगी। आप अहमदाबाद से रायपुर की ट्रेन लगाओ बुलेट, फिर वो गोधरा, दाहोद, रतलाम, अलीराजपुर, इंदौर और भोपाल होके एक दो शहर होके जाएगी ना, बढ़ेगी 2.5% जीडीपी। गोधरा में बढ़ेगी, अलीराजपुर में बढ़ेगी, रतलाम में बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। वो व्यापार बिजनेस के केंद्र नहीं है। जितने जितने शहर की बात कर ले या इलाके जिसको कनेक्ट करेगी ये बुलेट ट्रेन की बात करें, वहां पे व्यापार की स्थिति में क्या बढ़ोतरी होगी या फिर कोई फायदा नहीं होगा? वही मैं, मेरा लॉजिक मैं जो कह रहा हूँ ये कि वहां ऑलरेडी बिजनेस, पर सूरत ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। सबसे फास्टेस्ट शहर दुनिया में, जो टॉप सिटीज आते हैं उसमें सूरत आता है। सूरत बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है, अहमदाबाद से आगे हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जहां ग्रोथ होता है वहां बाहर से लोग आते हैं, वहां बिजनेस के लिए भी लोग आएंगे, काम करने के लिए भी लोग आएंगे, तो वहां आने जाने की संख्या बढ़ती है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वहां आपको बुलेट ट्रेन भी चाहिए। वहां सूरत का जो एयरपोर्ट है वो भी आगे जाके, और वहां आने जाने, वहां और भी ट्रैफिक बढ़ेगा, एयर ट्रैफिक भी बढ़ेगा सूरत में। तो डेवलपमेंट आपका हो रहा है, इसलिए वहां एयर ट्रैफिक बढ़ता है, वहां बुलेट ट्रेन की जरूरत पड़ती है। बुलेट ट्रेन नहीं करोगे अहमदाबाद और बॉम्बे के बीच, तो आप सोचो हालत क्या होगी, कैसे हम दोनों शहर के बीच लोगों को सुविधा प्रदान करके कितनी ट्रेन चलाएंगे। जो हमारी रेगुलर ट्रेन है वहां एक हमारी मर्यादा है, इससे ज्यादा ट्रेन नहीं चला सकते। बाय रोड हम कितनी बसें चलाएंगे, तो हमें बुलेट ट्रेन तो करना ही है, करने की जरूरत ही है, इसमें कोई गलत नहीं है, फायदा ही हो रहा है। लेकिन बुलेट ट्रेन जाएगी, फायदा हो जाएगा, वो लॉजिक का मैं ये कह रहा हूं, अदरवाइज वो से फायदा हो रहा है। और आगे जाके जितना भी हम यहाँ तैयार करेंगे बुलेट ट्रेन को, पूरी तरह से हम जब आ जाए, सक्षम हो जाएंगे, तब जरूर आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसमें भी टाइम लगेगा, तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में हम जाना तो पड़ेगा। तो हम, अच्छी बात है कि वो प्रोसेस में हम गए हैं, और आगे जाके उसमें हम आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे। जी जी, शैलेश जी आपके और आना चाहूंगी, आखिरी सवाल आप ही से होगा मेरा, क्या कहना चाहोगे प्रशिक्षण का जब तक मुद्दा आता है, बुलेट ट्रेन आएगी, तो आपने प्रशिक्षण की बात की, तो जापान से जो लोग आएंगे वो हमारे इंडिया में जो इंजीनियर्स हैं, वो मैकेनिकल हैं, वो सिविल है, बुलेट ट्रेन के जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, उनको भी प्रशिक्षित करेंगे। और बाद में मैं जलपा जी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत के, इंडिया के युवा है ना, वो पूरी तरह सज है। भारत के आईटी क्षेत्र के और इंजीनियरिंग क्षेत्र के जो युवा हैं वो पूरी तरह सज है। बुलेट ट्रेन आएगी तो ये डेवलपमेंट हुआ है, बाद में बुलेट ट्रेन आई है, मगर अभी बुलेट ट्रेन की पूरी ज़रूरत है, और बुलेट ट्रेन की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, वो भी मुझे पूरा भरोसा है, और जीडीपी भी बढ़ेगा। उससे मुझे ये अहमदाबाद से बॉम्बे तक की बीच में आते जो सेंटर है उसको ही डेवलप करेगा, ऐसा नहीं है, पूरे देश को डेवलप करेगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि आत्मनिर्भर बनना है भारत को, गुजरात को या इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है, तो एक्सपोर्ट कम करना है और इंपोर्ट ज्यादा करना है। जैसे भी हम इंपोर्ट ज्यादा, मेरे प्रशांत गढ़वी जी है, एक और डिबेट में बात की थी ये, कि जब तक इंपोर्ट बढ़ेगा नहीं तब तक, नहीं एक्सपोर्ट जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होगा। और ये अभी बुलेट ट्रेन आई है, अभी टेक्नोलॉजी देख लो, हम आईटी क्षेत्र से, यानी बुलेट ट्रेन दूसरे देशों से भी कनेक्ट होगी। हाँ नहीं, बुलेट ट्रेन है, यहाँ हमने प्रोजेक्ट लगाया है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आत्मनिर्भर तो हम बन ही जाएंगे। हमारे युवाओं में ताकत है, वो हमारे युवा जो है तो आज नहीं तो कल ऐसी बुलेट ट्रेन बनाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा भी है ये बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उससे एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, कई कंपनियां भी अच्छी तरह चलेगी, और उसकी आड़ में, उसके बाजू में, बुलेट ट्रेन के बाजू में जो सब मिलता है ना रोजगारी, वो भी अच्छी तरह रोजगारी मिलेगी। और
नरेंद्र भाई ने अभी सोचा है कि अहमदाबाद से बॉम्बे और बॉम्बे से अहमदाबाद तक की बुलेट ट्रेन चालू करनी है। बाद में ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा तो नरेंद्र भाई को तो हम सब जानते हैं, उसका विजन तो बहुत बड़ा होता है। वो दुनिया के देशों से अपनी कंपैरिजन करते हैं, भारत को दुनिया के देश में और वैश्विक फलक पे ले जाने के लिए उसका प्रयत्न रहता है। और अब अमेरिका, जापान और इंडोनेशिया ले लो या कोई भी ऑस्ट्रेलिया ले लो, सभी की निगाहें हमारी तरफ है। और ये रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ बनाया है, उसका ही मतलब है हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। आज कमला हैरिस ने भी हमारे रेमडेसिविर जो इंजेक्शन थे और हमारी जो वैक्सीन है उसका पूरे जोर से तारीफ की है, वो भी हमें देखना चाहिए। आज नहीं तो कल ये बुलेट ट्रेन चलेगी और बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस होगा तो बुलेट ट्रेन की भी सब तारीफ करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। दिलीप गोयल जी हैं, वो भी जब बुलेट ट्रेन चालू होगी बाद में हम सब डिबेट में इकट्ठे होंगे जल्पा जी, तो वो भी बहुत तारीफ करेंगे कि मैंने तो कहा ही था। आप भी कर दिया बात करते आपसे, अच्छा भी होगा, आपसे पहले कर दिया, होगा ये आपसे पहले मैंने ऑलरेडी अभी भी कर लिया। और आप जब डिबेट नहीं करते थे और जब लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट तभी मैंने उसका स्वागत किया। मैंने तो 4 साल पहले हमारा काम नहीं, अच्छी बात भी है और अच्छी बात नहीं भी है। ऐसा कहा, इससे मुनाफा होता भी है और नहीं भी होता है। उससे ये डेवलप कंट्री में ही चलती है बुलेट ट्रेन, मगर ये उसका मतलब ये हुआ कि अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन बॉम्बे जा रही है तो अहमदाबाद का और सूरत का डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात का डेवलपमेंट हुआ है। और ये डेवलपमेंट के पीछे किसी की जो अच्छी सोच है उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। और हमें पूरे भारत को हमारे बड़ा प्रधान के ऊपर गौरव होना चाहिए। ऐसे ही बड़ा प्रधान होने चाहिए कि बहुत ऊंची सोच रखते हैं। और बुलेट ट्रेन तो क्या, सभी देश के डेवलपमेंट जो दूसरे देशों में है वैसे ही डेवलपमेंट यहाँ आएंगे, उसका भी मुझे और आपको पूरा भरोसा भी है। आपकी बातों से ही ऐसा लगता है कि आप लोग टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा मानते हैं और अच्छा जानते भी हैं। उसके लिए भी मैं आपको अभिनंदन देता हूँ। और बुलेट ट्रेन चलेगी, उससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी, उससे जीडीपी का दर भी बढ़ेगा और उससे रोजगारी भी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और प्रशिक्षण भी बढ़ेगी। ऐसे बुलेट ट्रेन की वजह से जैसे रेलवे में इंजीनियरिंग कॉलेजेस चालू की है, वैसे बुलेट ट्रेन को बनाने के लिए भी, प्रशिक्षण के लिए और एजुकेशन के लिए ये कॉलेजेस चालू होगी। और उससे भी ये प्रशिक्षित होंगे स्टूडेंट और बाद में यहाँ लोकल आत्मनिर्भर की तरफ से और आत्मनिर्भर कदम जो बढ़ाना है उसकी वजह से यहाँ से भी कुछ बुलेट ट्रेन का सामान अन्य जो कंट्री है वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। हम इंपोर्ट करना कम से कम बंद करें, बंद तो नहीं हो सकता मगर कम से कम इंपोर्ट करना और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना, यही आत्मनिर्भर का एक स्लोगन है। जी जी, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि बुलेट ट्रेन। आज जिस तरीके से देखा गया, हमने भारत के प्रधानमंत्री को देखा, जापान के जो है सुगे जी, उनके साथ उनकी मुलाकात भी हुई। बुलेट ट्रेन के प्रति अब प्रतिबद्धता तो दिखाई है, लेकिन अभी अगर हम बात करें बुलेट ट्रेन क्यों जरूरी है, किस लिए, इससे फायदा क्या होगा, समय के साथ हमें भी आगे तो बढ़ना ही होगा। अगर शायद कुछ सालों पहले, जैसे कि भारतीय रेल की हम बात कर ले, कुछ 168 ईयर्स की बात करें, अगर उस वक्त भी ये सोचा होता कि ये ट्रेन जो है वो लाएंगे, इससे क्या फायदा होगा, इतने पैसे जा रहे हैं, तो शायद आज हम इस जो सुविधा है उसका लुत्फ नहीं उठा रहे होंगे। समय के साथ देखा गया, पहले अगर किसी चीज का पार्सल भेजना होता था तो कितने दिन का समय बीत जाता था। बुलेट ट्रेन आने से फायदा जो है वो व्यापार को भी होगा। शायद कुछ ऐसी चीजें जिनकी जो हम देखें उसकी डेट जो है, मतलब एक्सपायरी डेट, मतलब बहुत ही कम दिनों के लिए मतलब वो यूज हो सकती है, उसको पहुंचाने में भी काफी फायदा होगा। दूसरी चीजें ये भी है कि अगर बात कर रहे हैं हम बुलेट ट्रेन की, सिर्फ मुंबई अहमदाबाद की बात नहीं है, लेकिन शायद कुछ साल और लग जाए, लेकिन ये देश की अगर बड़ी सिटी के साथ भी कनेक्टेड हो गई उस रूट के साथ, तो वहां पर हो सकता है कि वो जो स्टेशन है उसके आसपास और कई फैक्ट्रियां भी लगे
और कई बिजनेसेस भी वहां पर लगे, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार कुछ बिजनेसेस पहले जगह ये भी देखते हैं कि इसमें क्या हमें सुविधा मिल रही है या क्या इससे हमें बेनिफिट होगा। अगर हमें हमारी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मंगवाना है तो किस तरह आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होगा, कई सारी चीजें जो है वो बहुत ही मायने रखती है। अब देखना यही होगा कि अभी तो प्रतिबद्धता दिखाई है और जापान ने पहले ही आर्थिक जो सहायता है उसकी बात कर ही दी थी। अब बुलेट ट्रेन हमें कब मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।